इस किताब में उन तमाम इंटरव्यूज़ का और जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की और इसके अलावा मैंने I've included 5 case studies based upon the experiences and the lived realities of those women that I've interviewed. अच्छा यास्मीन, ये बताइए कि in the light of your findings, what are the kinds of things that you're suggesting in this book about what should be done? Because आप नॉन लीगल स्ट्रेटजीज़ की बात करती हैं, शायद वो हमारे लिए ज़्यादा कारआमद साबित हों, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को पहले मालूम होना चाहिए कि राइट्स क्या हैं, या एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो अपने खादमाओं को वो राइट बताना भी चाहते हैं कि नहीं, तो क्या आप कहती हैं इसके बारे में? पहले तो मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट द की फाइंडिंग्स कि मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि डोमेस्टिक सर्विस इन पाकिस्तान इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड, अंडरवैल्यूड एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ वर्क, बिकॉज आप कोई भी लेबर लॉ उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो वर्कर की डेफिनेशन ही में शामिल नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है, और ना ही आज तक जो 11 लेबर पॉलिसीज़ बनी हैं इस मुल्क में, उनमें उनको कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई। दूसरा ये है कि डोमेस्टिक वर्क जो है, इट हैज़ ऑल्सो बिकम एन इंटरजेनरेशनल एक्टिविटी, कि अनफॉर्चुनेटली एक ही ख़ानदान नस्ल दर नस्ल जो है वो इसी काम में ख़वातीन जो हैं वो यही काम कर रही हैं और उनको कोई आगे का रास्ता नहीं मिला। तीसरी जो मेरी फाइंडिंग थी वो ये है कि डोमेस्टिक वर्क जो है या डोमेस्टिक सर्विस जो है, ये इट स्टैंड्स एट द बाउंड्रीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर, जो पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी है। और उसका नतीजा ये निकला है कि बज़ाहिर तो डोमेस्टिक वर्कर्स आर वेज्ड वर्कर्स, दे आर लेबरर्स, बट दे परफॉर्म वर्क विद इन द प्रिवेसी ऑफ होम. And as the work is being performed within the privacy of home, the state refuses to intervene in order to provide any protection because of the issue again that it is a kind of work which is carried out in private homes, and the state does not has the right to intervene. So the matter is always left between the employer and the employee, और उसमें state की जो intervention है वो इस public private dichotomy की वजह से ना होने के बराबर है। और जाहिर है कि चूँकि कानून ही मौजूद नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो प्रोटेक्शन तो किसी भी बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। जहाँ तक मेरी की रिकमेंडेशंस कह लीजिए, या जो मेरे कंक्लूजन्स जो मैंने ड्रॉ किए, वो यही है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ के देयर इज़ अ नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. There's no statistical data available, or we only work on the basis of anecdotal evidence. तो कहीं पे भी सबसे बड़ा काम तो मेरा ये ख्याल है कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये है कि आप स्टैटिस्टिक्स तो इकट्ठे कीजिए कि इट इज़ द लार्जेस्ट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान, कि इस वक्त जितने भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद औरतों की एज डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रही है, तो हमारे पास उनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि बेशक कानून में और वर्कर की डेफिनेशन में उनको शामिल करना और उनके लिए कानून बनाना तो अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन उसके साथ साथ I think we should also recognize domestic service as a service industry, जैसा कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अब हो रहा है। और हमने देखा है कि यहाँ तक कि इंडिया में भी इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो कि उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही हैं, एंड देयर इज़ अ मूवमेंट गोइंग ऑन कि इस पूरे सेक्टर को एज सर्विस इंडस्ट्री रिकग्नाइज किया जाए। तो मेरी तीसरी जो गुजारिश है वो यही है कि वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइंस, और ना सिर्फ ये कि उनको लेबर लॉ में इंक्लूड किया जाए, बल्कि इसको एक सर्विस इंडस्ट्री की रिकग्निशन मिलनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने चूँकि नॉन लीगल स्ट्रैटेजीज़ की बात की है और मेरा मेन रिसर्च क्वेश्चन ही ये था कि भाई लॉ ऑन इट्स ओन एज अ सेट ऑफ रूल्स विल नॉट बी इनफ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बिकॉज एक्सेस टू जस्टिस जो है इन औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और तो उस वजह से मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे जो NGOs हैं और जो एक्टिविस्ट हैं उनको एक बहुत मेजर रोल प्ले करना है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली
either intentionally or unintentionally, this issue has never been raised by any of the organizations in Pakistan. तो ये भी एक मेरे ख्याल में उनको ऑर्गेनाइज करना और उनकी नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कोएलिशंस एंड इवन लेबर यूनियंस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये तमाम डिफरेंट अलाइंसेस जो हैं ये मिलकर एक सपोर्ट फोरम प्रोवाइड कर सकते हैं टू डोमेस्टिक वर्कर्स. इसके अलावा ज़ाहिर है कि द रोल ऑफ द स्टेट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिन कंडीशंस में वो लोग रह रहे हैं और उनकी गुर्बत और उनकी इलिटरेसी और वो सब में यही नज़र आता है कि स्टेट ने भी अपना वो किरदार अदा नहीं किया है जहाँ तक कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात है. तो जब तक उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की भी इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं. बहुत शुक्रिया आयशा, आपने जो बातें कही हैं वो जो कह रही हैं आपके स्टेट ने कुछ नहीं किया, तो ये तो हम सब जानते हैं और इसका रोना तो हम रोते ही रहते हैं. मगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके घर में डोमेस्टिक हेल्प्स हैं. NGOs के बारे में जो आप कह रही हैं, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत विमेन एक्टिविस्ट बैठी हुई हैं. किश्वर बैठी हैं, ताहिरा बैठी हैं, तो ज़हरा बैठी हुई हैं. तो मैं यही समझती हूँ कि ये जो है एक कंसर्टेड एफर्ट शायद करना चाहिए इन सारी NGOs को कि कम से कम डॉक्यूमेंटेशन का एक जो काम है वो ही करना शुरू हो पहले, क्योंकि ये सबसे पहले होगा, फिर आगे बात बढ़ेगी. तो मेरे ख़्याल में आपने जो कर्ब और दुख बताया है जो कि इन औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने घर के हालात जो होते हैं, और जो हम सब का मेरे ख्याल में तजुर्बा है कि इन सब ज़्यादातर जो औरतें हैं ऐसी उनके शौहर कुछ नहीं कर रहे होते हैं या नशा कर रहे होते हैं, तो वो पूरी तरह से जैसे कि चाहिए कि हमारा घर भी संभालती हैं और अपना भी घर संभालती हैं. तो इसलिए हमारे ऊपर ये एक तरह की ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि हम कोशिश करें कि हम इस मसले को एज़ प्रोफेशनल्स, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं जो काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो ये कि हम इसको ख़ुद भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें. अब हम आते हैं एक दूसरी तरफ, जैसे कि आरफा से बात हो रही थी. तो I just wanted to say one word, and that is that basically we have all of us to change our mindset, and that is that every individual should be treated as a human being, no matter what state, what they're doing, and as far as I'm concerned, the people who work with their hands are people who deserve the most respect in society. And it is only when we change this mindset, and we, one of my friends refuses to come to my house because when my Masi has finished her work, and I don't call her Masi, I call her by her name, Zainab Bai, whatever, and I tell her, come and sit at the table and have a cup of tea, okay? And that friend of mine refuses to come to the house. She says, हजरत ये क्या कर रहे हो तुम, नौकर को बिठाया है टेबल पर. तो I said, yes, हाँ, क्यों नहीं, well, you know, but we don't like to admit it, but I tell you, this is where we start from. Labor laws भी होना चाहिए, registration भी होना चाहिए, ये सारी बातें हैं, लेकिन basically we who employ people should know that this mindset has got to change. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और वन फाइनल वर्ड दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि हमारे यहाँ रेटरिक एंड रियलिटी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में जो एक इतना बड़ा गैप है, वो सबसे मेरे ख्याल में हमारी अलमिया है और हम सब की यहाँ पे ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम वैसे तो बात करते हैं कि जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और हुकूक की बात करता है, लेकिन जब हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं तो वो हमें फिर कहीं नज़र नहीं आती है. चाहे आप डिग्निटी ऑफ लेबर को एज ए ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट देखें या आप इसे एक इस्लामिक इक्वालिटेरियन वैल्यू समझें, लेकिन वो कहीं पे भी इन प्रैक्टिस जो है वो हमें नज़र नहीं आता. मैं बिल्कुल आपकी इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि हमें सबको सोचना चाहिए कि हम में से कौन से लोग हैं जो कहेंगे कि आएँ हमारे साथ बैठकर चाय पिएं या हमारे साथ खाना खाएं. तो हैं कुछ लोग, मगर कुछ बाकी लोगों को शायद सोचना चाहिए. और इसमें जो आएँ चाय पिए की बात है वो सिर्फ ये है कि इक्वालिटी का दर्जा है, एक ह्यूमन
बीइंग का दर्जा है जो आप उसको देते हैं, जो आप उससे कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के खाना खा लो या हमारे साथ बैठ के तुम चाय पी लो, या जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तुम भी बैठो, ज़मीन पर मत बैठो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में हम सब के लिए एक फ़िक्र का लम्हा है, और हम सब बहुत ज़्यादा जो स्पेशली जो औरतें बाहर निकलती हैं वो बहुत हैविली डिपेंड करती हैं अपनी अच्छी मासियों पर, तो हमें इसके बारे में बहुत गौर करना चाहिए। तो अब हम आते हैं यास्मीन हमीद की तरफ, जिन्होंने कि पाकिस्तानी उर्दू वर्स एन एंथोलॉजी लिखी है, जिसमें जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि ये 20वीं सदी की जो नज़्म है उसके ऊपर उसमें से ही उन्होंने चॉइस किया है, और उसमें से ही उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स निकाली हैं, और उसके ऊपर उसको ये एक बड़ी अच्छी एंथोलॉजी है जिसमें मेरे ख़्याल में अनीता को कुछ पसंद आया था और वो पढ़ना चाह रही थी। मेरे ख़्याल है आप नहीं अलग रखा हुआ है, निकाला हुआ है, तो वो आप पहले पढ़ दें, फिर हम यास्मीन से बात करवाते हैं। I was just reading Yasmin Hamid's book, and I opened the page, and this says it's called A Bridge Being Built. एक पुल बना रहा है. I ask the translation. I'll only read a few lines. It struck me because when I read it, you will know why I am reading it to you. I ask them, how is a bridge built? The builders say, have you ever known love? What is love, I say? Putting down their tools, they say, if you wish to know about love, then first meet the river on this earth. There is none other that loves more than the river. It endlessly flows towards its ocean. Wow. I think that that Yasmin has done a great job, and choosing the poems. Yes, choosing the choice of आपने नज़्म कहा, लेकिन मेरा कुछ नज़्म जी। तो एक तो वो चॉइस बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये कि तर्जुमा करना उर्दू से अंग्रेज़ी में इतना मुश्किल है, और दूसरी बात ये कि कभी वो फ्लेवर जो है वो कभी आदमी महसूस नहीं करता है। लेकिन और उर्दू शायरी और खैर शायरी बज़ाते ख़ुद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान चाहता ये है कि अपनी ज़बान में और यानी उसकी ओरिजिनल ज़बान में सुनी जाए। लेकिन ठीक है, मेरा ख़्याल है कि उर्दू ज़बान को बाहर जो लोग हैं जो शायद नहीं ज़ाहिर जो नहीं पढ़ पाते हैं या समझते नहीं है, या जिनकी ज़बान नहीं है, उनको उनके लिए ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है मेरा ख्याल है। और इसलिए मेरा ख्याल है यास्मीन, गुड लक टू यू, एंड just as a last word I'd like, second last word I'd like to say. हाँ, मुझे पता था कि अभी तुम और बोलोगी। Don't give your book to anybody. If anybody wants it, tell them to buy it. शुक्रिया अनीता। हाँ, इसमें जो मैंने भी ये किताब, क्योंकि मुझे उसको मॉडरेट करना था, तो देखी तो बेहद अच्छी नज़में हैं, और मैंने दूसरी बात जो सोची वो आजकल की जनरेशन के बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, तो मैंने ये कहा कि एक तरह की सर्विस है कि जो लोग के उर्दू में उतनी फरावानी से और उस तरह से नहीं पढ़ सकते फ्लुएंसी के साथ, तो वो कम से कम ये तो जानेंगे कि हमारे यहाँ के ख़यालात कितने बुलंद और कितने खूबसूरत हैं जो कि किए गए। और फिर मैंने यास्मीन से ये पूछा था कि फिर आप तो शायरा हैं, आपको तो बहुत आसान लगता होगा ये काम करना, तो आप बताइए इसके बारे में। जी शुक्रिया ज़किया। ये किताब जो जी ऑन है मेरा ख्याल है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी इस किताब में 63 जो हमारे इक़बाल के बाद के शायर हैं उर्दू नज़्म के, उनको मैंने शामिल किया है। नज़्म जो है ये तब्दील हुई है 20वीं सदी में, और जो इसकी हैत है वो तब्दील हुई है, और हैत के साथ साथ जो नज़्म का
के मौज़ूआत हैं वो तब्दील हुए हैं, जो थीम्स हैं उसके अंदर। तो ये किताब जो है ये सिर्फ तर्जुमा तो है, ज़ाहिर है इसमें 113 नज़में हैं तो उनका तर्जुमा भी है साथ, लेकिन साथ साथ ये जो हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखा है 20वीं सदी में हमारे नज़्म के शायरों ने, मैंने उस हिसाब से इंतखाब किया है। और जी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाही थी इससे पहले कि आप ये शुरू करें जी। कि ये बताइए कि 20वीं सदी की नज़्म जो है वो पहली नज़मों से किस तरह से मुख्तलिफ है? 20वीं सदी में असल में बहुत कुछ हुआ है। मैं बहुत अगर मुख्तसरन बता सकूं शायद, एक तो है तब्दील हुई। इससे पहले नज़्म हमारी जो है वो पाबंद नज़्म लिखी जा रही थी। गज़ल तो खैर पहले से एक सिलसिला चल रहा है और अब भी गज़ल लिखी जाती है। 19वीं सदी के बिल्कुल आखिरी जो दिहाइयाँ हैं उसमें नज़्म मुअर्रा लिखी जाने लगी, जो जिसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। और फिर उसके बाद 2-3 लोग हैं, तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं, नून मीम राशिद, मीरा जी, इन लोगों ने एक बड़ी जुर्रत का काम किया कि उर्दू में, जिसको हम आज़ाद नज़्म कहते हैं और अंग्रेज़ी में फ्री वर्स, उसका जो तर्जुमा होता है वो फ्री वर्स ही होता है। हालांकि अंग्रेज़ी की फ्री वर्स जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है हमारी उर्दू की आज़ाद नज़्म से। इन लोगों ने ये मुतारिफ़ करवाई। और जिस तरह की नज़्म फिर उसके बाद लिखी गई है, यानी ये वो ज़माना है जब इक़बाल अभी ज़ाहिर है वो लिख चुके थे और लिख रहे थे, और उन्हीं की शायरी से एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ चुकी थी, मौज़ूआत में भी और जो उसलूब है उसमें भी। लेकिन उसके बाद जो तब्दीली आई है वो उसमें इतनी ज़्यादा शाखें हैं और इतने पहलू हैं कि उन्हें समेटते हैं लोग, मतलब समेटा भी